एक घटना ने हमें झकझोर कर रख दिया, भ्रष्टाचार। जी प्रधान बनूंगा तो सबसे पहले जितने फील्ड हैं 12 गांव की जी उनको 3 फीट हाइट ले चल करके उसके बाद ही कोई निर्माण कार्य कराऊंगा, ये मैं वादा करता हूँ। या कि नहीं, समाज की अगर भलाई करना है तो कहीं ना कहीं प्रतिनिधि बनकर ही किया जा सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। 12 पूर्वी मैदान पे जो बजट आया उस बजट के हिसाब से काम तो नहीं हुआ जी कि 12 के युवाओं को स्किल की जरूरत है। जी गांव के अगल बगल के गांवों की भी शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है। जी ठेकेदार को ठेका दे दिया गया। इस विषय में हमने 3-4 बार उच्च अधिकारियों से मुलाकात किया। जी तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से 12 न्यूज में। मैं मोहम्मद यासिर खान इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र गाजीपुर जिले के मशहूर गांव 12 में और आगामी पंचायती चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूं। 12 न्यूज की यह अहम पेशकश नेतागिरी या सेवा में आप सबका स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद हैं आगामी पंचायत चुनाव के भावी उम्मीदवार विनय जी। हम विनय जी से आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बातचीत करेंगे। तो कैसे हैं आप विनय भाई? बढ़िया है, आप सबका भी स्वागत कि इस आगामी चुनाव में आप खुद को एक उम्मीदवार के तौर पे जनता के बीच रख रहे हैं, तो आपको चुनाव लड़ने के लिए किसी विचारधारा ने या किसी घटना ने प्रभावित किया है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव लड़ना हमारे किसी विचारधारा से और किसी संगठन या कोई ऐसी ये नहीं है कि जिससे हम चुनाव प्रभावित हुए हों। जी 12 गांव में जन्म स्थान हुआ, पले बढ़े, पढ़ाई लिखाई सब इस गांव से ही हुई है। 3 साल स्नातक केवल हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए और स्नातक कानपुर छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर से किए। जी उसके बाद एक घटना ने हमें झकझोर कर रख दिया, भ्रष्टाचार। जी भ्रष्टाचार के चरम सीमा 2007 में हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम वहां से छोड़ छाड़ के सब 12 की सरजमी पे आजीवन रहने के लिए उम्मीद करके चल दिए कि चलो गांव की सेवा करो और समाज की सेवा करो। यही से हमें ये विचारधारा मिली कि समाज का सेवा ही हमारा एक रास्ता और सुगम तरीका है जिससे हम अपने आप को खुश महसूस कर सकते हैं और दूसरे को भी प्रभावित कर सकते हैं। विनय भाई, 12 गांव एक बड़ा गांव है और आप यहाँ के निवासी हैं, तो आप अपने अनुभव से ये बता सकते हैं कि 12 गांव के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है, रुकावट क्या है? 12 गांव के विकास में सबसे बड़ी बाधा यहाँ की जनता चुनाव तो करती है, लेकिन प्रतिनिधि चाहे इस गांव के जो सेवक मान लीजिए, एक हिसाब से सेवक ही कह लीजिए, ये राजनीति सेवा ही है और सेवक के रूप में ही चुना जाता है। लेकिन लोग उस कदम पे उतर जाए न उतरे ये तो भविष्य तय करता है। रही बात गांव की परिभाषा, जब तक यहाँ के मूल निवासी यहाँ के लोग जो कि यहाँ प्रॉपर रहते हो 12 महीना का जो टाइम दिया होगा वही 12 को समझ पाएगा, अन्यथा 12 को समझने के लिए समय की जरूरत होगी। आप एक प्रत्याशी के रूप में हैं, तो आपके चुनाव लड़ने के क्या मैनिफेस्टो हैं? किस मैनिफेस्टो पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव लड़ने के लिए देखिए, मैंने पहले ही कहा कि मेरी कोई पृष्ठभूमि नहीं रही है जी, लेकिन हमें एक सोच, सामाजिक सोच और समाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के बाद हमें ये समझ में आया कि नहीं, समाज की अगर भलाई करना है तो कहीं ना कहीं प्रतिनिधि बनकर ही किया जा सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। इस सोच के चलते हमने इस बार 2026 के चुनाव में अपने भाग्य को आजमाने और जनता की सेवा करने के लिए। विनय भाई, भारत एक युवा प्रधान देश है और हमारे गांव के लगभग 50% आबादी युवाओं से भरी हुई है, तो आप 12 के युवाओं को 12 के विकास में किस हिसाब से देख रहे हैं? 12 के विकास के लिए सबसे अहम ये है कि 12 के युवाओं को स्किल की जरूरत है। जी स्किल के प्रतिद्वंदिता आज 50% जो युवाओं का देश आप बताया, उस हिसाब से 50% में स्किल की कमी होने की वजह से ही हमारे युवा आज पिछड़ रहे हैं। जी तो सबसे पहले संसाधन हम गांव स्तर पे ही स्किल को मजबूत करेंगे, तभी हमारे गांव के युवा आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारी सोच है और इसके बारे में हम जरूर कदम उठाएंगे और ठोस कदम उठाएंगे। विनय भाई, जैसा कि आपने बताया कि आप समाज सेवा करना चाहते हैं,
तो हमारे गांव में जो शिक्षा का स्तर है वो काफी निम्न हो चुका है, तो इसको आप किस हिसाब से देख रहे हैं? इसके लिए आप कुछ प्रयास कर रहे हैं? हमारे गांव में नहीं, उस गांव के अगल बगल के गांवों की भी शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है जी। ये एक सोचनीय विषय है। और शिक्षा के मामले में अब तक किसी प्रतिनिधि ने कोई काम नहीं किया भाई साहब जी। अगर किया होता तो देखिए, लड़ाई जमीन से ही लड़ी जाती है जी जी। लेकिन उसको ऊंचाई तक पहुंचाना आवश्यक होता है। जब तक हम लड़ाई लड़ेंगे ही नहीं तो शिक्षा या किसी भी ढांचे को हम मजबूत नहीं कर पाएंगे, ये हमारी सोच है। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि बारा में एक स्वास्थ्य केंद्र भी है। जी हाँ, वो उसका हालत बहुत ही दयनीय है। तो आप समाज सेवा करते हैं, आप लोकल इससे लगे रहते हैं, तो आपने उसके लिए कुछ प्रयास किया उसको बेहतर बनाने के लिए? समाज देखिए, हमारे गांव में स्वास्थ्य सेवा के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं कोई प्रतिनिधि नहीं, एक पत्रकारिता की हैसियत से जितना करने का प्रयास किया है और जितना करना चाहता हूँ, इसमें कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों का रोल अदा जाता है, जो हमारे लिए पीड़ादायक है। अगर इस गांव ने हमें मान सम्मान दिया तो इस गांव की स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने के लिए हम जी दम जो कह लीजिए लगा लेंगे, ये हमारी वादा है। और हमारे गांव में अब तक सबसे बड़ी समस्या जो उभर कर आ रही है वो जल निकासी की है। हमारे गांव में जो मुख्य मार्ग जिसे हम बिजली सड़क बोलते हैं उसमें आए दिन पानी भर जाता है और हम देखते हैं कि वहां के स्थानीय लोग जो हैं उसको साफ करवाते हैं। तो आप बता रहे हैं कि आप समाज सेवा करना चाहते हैं, तो जो जल भराव या जल जमाव हो रहा है उसको बेहतर बनाने के लिए अब तक आपने कोई प्रयास किया है? हमारे गांव में जल जमाव की समस्या, इस बार अगर जनता ने हमें सहयोग किया जी और इस गांव का मैं प्रधान बनूंगा जी, तो मैं 3 मूलभूत सुविधाओं पे ही ध्यान दूंगा जी। पहला जल निकासी की समस्या जी, दूसरे बच्चों की शिक्षा की समस्या और तीसरी स्वास्थ्य समस्या। ये तीनों हमारे जीवन में पत्रकार होने के नाते भी दौड़ रहे हैं और एक प्रतिनिधि होने के नाते भी दौड़ रहे हैं जी। इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि इमामबाड़ा से जो निचले स्तर पे पानी लग रहा है जी जी, उसके बारे में हमने डीएम से भी मुलाकात किया है। जेन्युइन तौर पर एक पत्रकार होने के नाते मैंने ये भी कहा था कि मेरे गांव भी जल जमाव की समस्या से उबर नहीं पा रही है सर, इसके बारे में कुछ कीजिए। उन्होंने यही कहा कि अब जब तक आपके जनप्रतिनिधि नहीं चाहेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, यही हमारी चूक हुई थी। विनय भाई, अगर आपको गांव प्रधान के रूप में चुनता है तो आप गांव में जो फंड आएगा उसको जनता के बीच कैसे लाएंगे? देखिए, अब तक तो एक चीज आपको मैं बता दूं कि ना मैं किसी राजनीतिक का प्रतिनिधि रहा हूं जी, लेकिन जो भी फंड आएंगे, जो भी सुविधाएं मिलेंगी, मूलभूत सुविधाएं 100% जनता तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहूंगा। जैसे आप बता रहे हैं कि 100% जनता तक पहुंचाने के लिए आप कार्यरत रहेंगे। अगर ये जनता तक नहीं पहुंचता है तो क्या आप जनता के प्रति जवाबदेह होंगे? यस, जनता के प्रति जवाबदेह ही नहीं होंगे। जनता अगर हिसाब लेने के लिए माह के प्रत्येक 30, जैसे अंतिम माह होता है, जी जी, 30 तारीख को जनता बैठ करके हमसे हिसाब ले, हर महीने का हिसाब देने का काम करूंगा। जी। विनय भाई, भारत जैसे कि कृषि प्रधान देश है और हमारे गांव में तकरीबन 90% या 80% लोग कृषि आधारित ही परिवार के हैं जी। और शायद आप भी कृषि हम बैकग्राउंड से ही आते होंगे। जी। तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धान की जो कटाई हो रही है, पिछले साल 1200 रुपए बीघे की कटाई हो रही थी और इस साल 4500 रुपए बीघे की कटाई हो रही है। तो इसको बेहतर या इसमें सुधार करने के लिए आपने कुछ प्रयास किया था? इस साल जो हम लोग को देखने को मिला है, मैं भी कृषि क्षेत्र से ही हूँ, मेरे पिताजी भी किसान ही हैं, साधारण किसान हैं। इस साल जो खेती में नुकसान हुआ है, ये पानी जो 1 महीना पहले पानी जोरदार ढंग से हुई उसके कारण हुआ है। इससे पहले न इस विषय पे किसी ने ध्यान दिया था, न इस विषय पे ध्यान देने योग्य बातें थी। रही बात जो इस साल हुआ है, अगले साल ना हो, इसके लिए अगर मैं वादा करता हूं आपसे कि इसी मन से अगर दोबारा प्रधान के हैसियत से मैं खड़ा रहा तो मैं इस विषय पे सबसे ठोस पहल जिले से कराने का प्रयास किया जाएगा, ना कि गांव क्षेत्र से किया जाएगा। जी,
इसका प्रयास जिला से किया जाता तो शायद ये नौबत नहीं आती, जहां तक हम जानते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, हमारे गांव में एक पीपा पुल है जो पिछले 1 या 2 साल से हमारे गांव को मिला है। 3 साल हो गया। 3 साल। और हमारा गांव जो है ये गंगा के किनारे बसा हुआ है और गांव का तकरीबन 40% खेत गंगा के उस पार है जी। तो पीपा पुल अभी तक शुरू नहीं हुआ, जो कि इसको शुरू हो जाना चाहिए अक्टूबर महीने में। तो इसको शुरू करवाने के लिए आपने कोई प्रयास किया है? जी, अब बता दें आपको कि अक्टूबर 15 से पीपा पुल लगने का कार्य शुरू हो जाना चाहिए। ठेकेदार को ठेका दे दिया गया। इस विषय में हमने 3-4 बार उच्च अधिकारियों से मुलाकात किया जी। 3-4 बार हम एक पत्रकार है होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते अपने स्तर पे भी प्रयास किया है। और अभी 26 तारीख को, विगत 26 को जी। हमने डीएम से भी बात किया था इस मसले पे, तो उन्होंने कहा कि 30 तक अगर नहीं चालू होता है तो आप हमें 31 को फोन कीजिएगा। कल हमारा डेडलाइन खत्म हो रहा है, कल इस पे हम बात करेंगे। विनय भाई, अगर आप प्रधान बनते हैं तो जो सरकार की योजनाएं आती हैं, जैसे शौचालय हो गया या फिर घर वगैरह का, तो इसको आप जनता तक कैसे पहुंचाएंगे? हमारी सोच, जनता का पैसा जिस दिन ये हुआ कि नहीं ये शौचालय का मद है, ये मद है, एक ग्राम सचिवालय का निर्माण हम लोग बहुत पहले चाहते थे जी, जो कि अब तक नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं प्रधान बनता हूं, आप लोग का सहयोग रहा और जनता ने आशीर्वाद दिया, तो सबसे पहले केंद्र द्वारा जारी पैसा, राज्य द्वारा जारी पैसा अगर हुआ तो सीधे ग्राम के खाते में आएगा। उस खाते को रख के हिसाब, मैं पाई हिसाब देने का काम करूंगा और बताने का काम करूंगा कि ये मद में आया है। और इसके लिए सचिवालय में हर सप्ताह में 1 दिन जिले के अधिकारी, 1 दिन ब्लॉक के अधिकारी और 1 दिन ग्राम के अधिकारी, 3 दिन हम 1 सप्ताह में 3 दिन बैठाने का प्रयास करेंगे, ये आपसे वादा करते हैं। और विनय भाई, जैसा कि आपको भी मालूम है, पिछले 5 या 6 साल से हम लोगों के गांव में पानी टंकी का काम चल रहा है, जो हर मोहल्ले में पाइप बिछ गया है, लेकिन अभी तक पानी शुरू नहीं हुआ। और आप एक समाजसेवी के नाते आपने अब तक उसको शुरू करवाने के लिए कोई प्रयास किया है? जल कल योजना मिशन 2014 गंगा प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद हम लोग के यहाँ 2020 में निर्माण शुरू हुआ जी। 2020 में निर्माण शुरू हुआ। उम्मीद ये था कि 21 या 22 में हम लोग को हर घर जल योजना के तहत जल मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन किसी कारणवश उस टंकी में लीकेज हो गया जी, जिसके ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। इस संबंध में हम लोग उच्च अधिकारियों से भी बात किए थे, तो उन्होंने यही बताया कि अब दूसरी टंकी निर्माण कराने में समय लगेगा, इसलिए अभी समय दिया जाए। और विनय भाई, अगर ग्राम पंचायत में जो आप अभी बता रहे हैं कि जो अगर काम नहीं हुआ तो इसके लिए आप जनता के बीच जवाबदेह होंगे? यस, जवाबदेह होंगे। और जो सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट की समस्याएं हैं, क्या आप प्रधान बनेंगे तो इसको पूरा करेंगे? देखिए, अब तक जितना भी काम हुआ है, मैं किसी पे हस्तक्षेप या आरोप लगाने के लिए नहीं, जितना काम हुआ है वो काम सकुशल चल रहा है, चलने दीजिए। अगर कहीं कोई त्रुटि हुई होगी, मेरे प्रधान बनने के बाद अगर कहीं भी त्रुटि होगी तो जनता हमसे हिसाब लेने के लिए सदैव आगे आए, इसके लिए हम कभी। विनय भाई, जैसा कि हम सबको मालूम है, हम जो बारा गांव है, यहाँ फुटबॉल को बहुत महत्व दिया जाता है और बारा के बहुत ऐसे नौजवान हैं जो फुटबॉल के प्रति काफी प्रेम रखते हैं। और बारा में 2 फुटबॉल ग्राउंड है, लेकिन बारिश के कारण तकरीबन साल के 6 महीने उसमें पानी लगा रहता है, तो बच्चों को दूर जाके प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं बता रहा हूं कि अब तक 12 पूर्वी मैदान पे जो बजट आया, उस बजट के हिसाब से काम तो नहीं हुआ जी। सबसे पहले काम होने से पहले हमारी भी एक प्राथमिकता रहती है कि जो कमियां हो सबसे पहले वो करना चाहिए, न कि हम घर सुंदर बना दें और घर नीचे हो जाए जी। एक कहावत है, उस कहावत को चरितार्थ करने के लिए अब तक जो काम हुआ है वो इसको करना पड़ रहा है, नहीं तो नहीं करना पड़ता। सबसे पहले हमें 3 फीट मिट्टी डलवा करके सड़क से ऊंचाई पर ले जाएंगे तो वहां पानी नहीं लगता, लेकिन उस ओर ध्यान नहीं दिया गया। जबकि मैं प्रधान बनूंगा तो सबसे पहले जितने फील्ड हैं 12 गांव की जी,
उनको 3 फीट हाइट ले चल करके उसके बाद ही कोई निर्माण कार्य कराऊंगा, ये मैं वादा करता हूँ। अंत में विनय भाई आपसे आखिरी सवाल होगा कि 12 न्यूज के इस पहल के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये बहुत अच्छी पहल है। आप लोग ने जो चुना है रास्ता, इस गांव को विकास की ओर ले जाने के लिए प्रयास किया है, इसके लिए मैं आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और आप लोग को जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। चलिए विनय भाई, आपके कीमती वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 12 न्यूज के माध्यम से अगर 12 की जनता से आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। 12 की जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि इस बार जाति, धर्म और मजहब के नाम पे नहीं, विकास के नाम पे आप लोग चुनिए, और जो इस विकास को अंतिम मुकाम तक पहुंचाए उसकी ओर ध्यान दीजिए, ताकि गांव का विकास हो सके और आप सबके साथ से हमारे गांव का भी कल्याण हो सके। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।